हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद यूपी एग्जाम वाले पे। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। सबकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी, सब लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपका आपातकालीन प्रावधान, आपकी एमरजेंसी प्रोविजंस। ठीक है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ एमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बताया हुआ है कि कब कब एमरजेंसी जो है वो लगाई जा सकती है, एमरजेंसी के कितने प्रकार होते हैं, कौन एमरजेंसी को लगा सकता है, किस तरीके से हम एमरजेंसी को लगा सकते हैं, किस तरीके से हमको जब एमरजेंसी को हटाना है तो हम कब वापस उसको हटा सकते हैं। ठीक है, एमरजेंसी जो है वो कितने पीरियड तक यानी कि कितने पर्टिकुलर टाइम तक हम लगा सकते हैं, भाई 1 साल तक लगा सकते हैं, 2 साल तक, 6 महीने तक, या फिर इनडेफिनिट पीरियड तक हम कितने टाइम तक एमरजेंसी को लगा के रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि आपके आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान में क्या बताए हुए हैं, कौन से अनुच्छेद में बताए हुए हैं, कौन से भाग में बताए हुए हैं, क्या बातें बताई हुई है, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका पर्टिकुलर आज की क्लास का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमरजेंसी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 प्रकार के बताए हुए हैं। ठीक है, एक आती है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक आती है आपकी प्रेसिडेंट रूल, एक आती है आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों ही आपके अलग अलग आर्टिकल में बताए हुए हैं और तीनों में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नेशनल इमरजेंसी से भी, प्रेसिडेंट रूल से भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारा हम आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो पहले जैसे कि हम हमेशा करते हैं, पहले हम पढ़ेंगे थ्योरी पार्ट को। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद में फिर हम करेंगे उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, ये हमारा स्केड्यूल रहने वाला है क्लास का। इस तरीके से हम क्लास को शुरू करेंगे और ऐसे ही हम हर बार भी पढ़ाई करते हैं क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारी आज की क्लास का। अब जैसे मैं हर बार क्लास को शुरू करने से पहले आपको बताती हूँ कि अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरे साथ में तो आप मेरे साथ में पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हो। मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, यहाँ पे मैं लिंक लगाना भूल गई हूँ। वैसे मैं हर बार लिंक लगा देती हूँ अपने चैनल का PDF में, लेकिन इस वाली में लिंक लगाना भूल गई हूँ। तो आपको सिंपली सर्च करना है, आपको टेलीग्राम पे सिंपली सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला। ठीक है, ऐसे आप सर्च करोगे हर्षिता मैम की पाठशाला तो वहाँ पे आपको मेरी ऐसी प्रोफाइल जो है वो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप पहचान जाओगे भाई ये तो मैडम ही है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरे साथ में मेरा जो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनेक्ट है वहाँ पे मेरे साथ में, तो अगर आप भी चाहो तो आप भी वहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। वहाँ पे हम क्विज़ेस वगैरह कराते रहते हैं, बच्चे मुझसे डिस्कशन करते रहते हैं। उनको अगर कुछ भी पूछना होता है तो वो अपनी क्वेरीज जो है मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल उनको देना है, नोट्स वगैरह देने होते हैं फ्री में, तो वो मैं सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड करती हूँ। कोई भी करंट अफेयर की न्यूज़ है, कोई भी नई जानकारी है, नया अपडेट है, आपके एग्जाम से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट करती हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गई सारी बातें। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा जो मेन टॉपिक है आज की क्लास का, आपातकालीन प्रावधान, एमरजेंसी प्रोविजंस, उसको हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका परिचय यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो कौन से संविधान के भाग में बताए हुए हैं, कौन से अनुच्छेद में बताए हुए हैं, ये सारा इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताया हुआ है कि एमरजेंसी प्रोविजंस आर कंटेन्ड इन पार्ट 18th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360, यानी कि आपका जो आपातकालीन जो आपके प्रावधान है वो आपके अनुच्छेद 352 से 360 तक बताए हुए हैं और ये आपके भाग 18th के अंदर आता है। ठीक है, जो आपका 18th वाला भाग है ना, संविधान में कितने टोटल भाग है वो आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो उसका जो आपका 18वां भाग है उसके जो आपका 352 से 360 तक आपके जितने भी अनुच्छेद आते हैं उन सब में आपकी आपातकालीन प्रावधान के बारे में बताया हुआ है संविधान के अंदर। ठीक है, आगे क्या बोला है, द प्रोविजंस इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एब्नॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली, यानी कि प्रावधान केंद्र सरकार को किसी भी असामान्य स्थिति को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम बनाते हैं। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर कुछ भी ऐसा लगता है कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशंस दिखती है, एबनॉर्मल यानी कि कोई भी असामान्य परिस्थितियां उनको देखने को मिलती है, तो उन असामान्य परिस्थितियां कौन सी हो सकती है, भाई कोई लड़ाई दंगे हो रहे हैं, कुछ भी जिससे हमारी जो सिक्योरिटी है उसको हार्म पहुंच रहा है, तो ऐसी कोई भी एबनॉर्मल सिचुएशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने को मिलती है तो उन सारी सिचुएशन से डील करने के जितने भी प्रावधान है वो आपके एमरजेंसी प्रोविजन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, द एम बिहाइंड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दीज प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेफगार्ड द सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, यानी कि संविधान में इस प्रावधानों को शामिल करने के पीछे का उद्देश्य देश की
संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की रक्षा करना है। भाई हमारे संविधान में इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों दे रखे हैं, आपातकालीन जो प्रावधान है वो क्यों दे रखे हैं, क्यों, मतलब क्या जरूरत है इनकी जरूरत है ताकि हम हमारे देश की जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, जो एकता है, जो यूनिटी है, जो अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा जो है, उन सब की रक्षा कर सके इन सभी प्रावधानों का यूज करके। तो इसलिए ये सारे प्रावधान जो है वो हमारे संविधान में दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये आपका परिचय है। आगे क्या बोला है, ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकेम ऑल द पावरफुल एंड द स्टेट गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार जो है सभी शक्तिशाली हो जाती है और राज्य सरकार जो है वो केंद्र के क्या हो जाते हैं, कुल नियंत्रण में आ जाते हैं, यानी कि केंद्र के अधीन हो जाते हैं। जो आपकी केंद्र सरकार होती है, जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास में सारी शक्तियां यानी कि सारी पावर्स आ जाती है। जब भी आपातकालीन है ना, कुछ भी आपके प्रावधान लगते हैं, जब भी कोई भी इमरजेंसी लगती है, कहीं पे आपातकालीन सिचुएशन होती है, उस टाइम पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो आपकी केंद्र सरकार है, उसके पास में सारी शक्तियां, सारी पावर्स आ जाती है। और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट, जो आपकी राज्य की सरकार होती है, वो केंद्र सरकार के अधीन रहकर काम करती है। ठीक है, फिर क्या बोला है, इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर टू यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट। ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया था आपको, मैंने आपको बताया भी था जब भी हमने फीचर्स पढ़े थे, तो मैंने बताया था कि फेडरल और यूनिटरी दो तरीके के फीचर्स होते हैं। यूनिटरी क्या होता है, यूनिटरी फीचर्स होते हैं जहाँ पे शक्तियाँ जो है वो एक ही यूनिट के हाथों में यानी कि सिंगल यूनिट के हाथों में शक्तियाँ होती है, उसको हम बोलते हैं संघीय ढांचा। ठीक है, और एक होता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे शक्तियाँ जो है वो आपके एक यूनिट के हाथों में नहीं होती है, बल्कि आपकी शक्तियाँ जो है वो बटी हुई होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये बताया हुआ है कि भाई है ना, आपका जब भी इमरजेंसी लगती है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सारी शक्तियां हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर के अधीन आ जाती है, यानी कि सेंटर के अंडर में रह के काम करती है। जैसा सेंटर बोलता है वैसा ही राज्य की सरकारें जो है वो काम करती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे एक ही यूनिट के पास में पावर आ गई, तो जब भी इमरजेंसी लगती है तब ऑटोमेटिक ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो हमारा ऑटोमेटिक ही एकात्मक जो आपका है ना ढांचा है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारा जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित हो जाता है ऑटोमेटिकली ही। ठीक है, क्योंकि एकात्मक में क्यों परिवर्तित होता है, क्योंकि एक ही यूनिट के हाथों में शक्ति आ जाती है। वो यूनिट कौन है, वो है आपकी केंद्र सरकार, वो है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, आई होप ये दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर होंगे। फिर आगे क्या बोला है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। संविधान में 3 प्रकार की आपातकालीन स्थिति के बारे में बताया हुआ है, राष्ट्रीय आपातकाल रहना और राष्ट्रपति का नियम या फिर वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रपति का जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो है सबसे पहला वो बताया हुआ है आपके अनुच्छेद 352 के अंदर। राष्ट्रपति का नियम आपके 356 अनुच्छेद में बताया हुआ है और वित्तीय आपातकाल है ना 360 अनुच्छेद में बताया हुआ है। तो ये तीनों ही आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस आता है इनसे और आया भी हुआ है कि नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, तो 352 के अंदर है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में है, तो 360 के अंदर है। प्रेसिडेंट का जो रूल है वो कौन से सब आपके है ना अनुच्छेद में दे रखा है, तो वो 356 में दे रखा है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। 3 प्रकार के आपातकाल देखे ना हमने, एक तो राष्ट्रीय, एक राष्ट्रपति का नियम और एक वित्तीय आपातकाल। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति है ना राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, अब राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है जो कि आपके कोई भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमको पूरे राष्ट्र में इमरजेंसी लगानी पड़ती है। ठीक है, तो वो होती है हमारी नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो किस आधार पे उसकी घोषणा होती है, भाई कोई आधार तो होंगे ना कि भाई ऐसी ऐसी कंडीशन होगी, ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी तभी हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो आधार कौन से हैं, वो आधारों को हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बताया हुआ है अंडर आर्टिकल 352 प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल emergency when security of India or a part of it is threatened by war or external aggression or armed rebellion। यानी कि अनुच्छेद जो आपका 352 है वो ये कहता है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं जब भारत की सुरक्षा या उसके एक हिस्से को है ना युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह का खतरा होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है वो आपके नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं, जब उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में यानी कि आपका पूरा जो राष्ट्र है उसमें या राष्ट्र के किसी एक भाग में
किसी एक हिस्से में उनको वॉर की सिचुएशन देखने को मिलती है, उनको एक्सटर्नल अग्रेशन की सिचुएशन देखने को मिलती है ना, यानी कि बाहरी आक्रमण देखने को मिलता है, या फिर उनको आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन देखने को मिलती है, विद्रोह का खतरा उनको देखने को मिलता है। तो ऐसी सिचुएशन पे हम नेशनल इमरजेंसी, हम यानी कि राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ये बात बताई हुई है आपके आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, अनुच्छेद 352 के अंदर। ठीक है, अब आप समझोगे कि भाई मतलब आपके मन में सवाल होगा कि मैडम ये एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है। एक्सटर्नल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन। अब दो तरीके की इमरजेंसी होगी, एक होती है एक्सटर्नल इमरजेंसी, एक होती है इंटरनल इमरजेंसी। ठीक है, एक्सटर्नल इमरजेंसी क्या होती है, बाहरी आपातकाल क्या होता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण की कोई भी स्थिति होती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। और इंटरनल इमरजेंसी क्या होती है, ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। तो हम दो प्रकार की इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं, एक होती है आपकी बाहरी आपातकाल, एक होती है आपकी आंतरिक आपातकाल। बाहरी आपातकाल क्या होता है, जब आपको युद्ध या फिर कोई बाहरी आक्रमण की स्थिति देखने को मिलती है तो उस टाइम पे आप एक्सटर्नल इमरजेंसी लगाओगे। जब भी आपको है ना वो सशक्त विद्रोह देखने को मिलेगा, जब भी आपको आर्म्ड रिबेलियन देखने को मिलेगा विद इन योर कंट्री, तब आप लगाओगे इंटरनल यानी कि आंतरिक आपातकाल। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इफ ही satisfied that there is an imminent danger। क्या बोला है, राष्ट्रपति युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की वास्तविक घटना से पहले भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं अगर वे संतुष्ट हो कि आसन्न खतरा है। यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि ये जरूरी नहीं है कि आप देख रहे हो कि सामने खतरा है, सामने विद्रोह हो रहा है, सामने आपको बाहरी आक्रमण देखने को मिल रहा है, उसी टाइम पे आप तुरंत की तुरंत है ना आपकी नेशनल इमरजेंसी लगा रहे हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा रहे हो। नहीं, अगर राष्ट्रपति को ऐसा अनुभव पहले से ही हो जाता है, ऐसे पहले से ही कोई संभावना उनको देखने को लगती है कि भाई अब खतरा जो है वो हो सकता है, कोई भी हमारे है ना सिक्योरिटी पे आंच आ सकती है, सिक्योरिटी पे बात आ सकती है, विद्रोह जो है वो हो सकता है, बाहरी आक्रमण जो है वो हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन अगर राष्ट्रपति को पहले से ही ऐसा अनुमान हो जाता है ना कि ऐसा होने वाला है, तो उस कंडीशन में भी राष्ट्रपति जो है वो आपका नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपसे स्टेटमेंट में पूछे, एग्जाम में पूछते हैं ऐसे कथन, आपसे पूछ लेंगे कि राष्ट्रपति को ऐसा है ना अपने मन में ही ऐसा अनुमान लग रहा है, या फिर उनके मन में ऐसा है ना उनको फीलिंग आ रही है कि भाई ऐसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है, आर्म्ड रिबेलियन की सिचुएशन जो है वो हो सकती है, बाहरी आपातकाल की सिचुएशन जो है वो आ सकती है, तो क्या ऐसी स्थिति में भी वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको अभी तक का जो भी मैंने समझाया वो समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इनेबल्स द प्रेसिडेंट टू लिमिट ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि 1976 में जो आपका 42वां संविधान अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के एक निर्दिष्ट हिस्से में राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन को है ना सीमित करने में सक्षम बनाया है। आपका 42nd अमेंडमेंट हुआ था, 42nd वाला आपका जो संविधानिक है ना संशोधन जो है वो हुआ था 1976 के अंदर। इसने राष्ट्रपति को ये प्रावधान दिया है कि आप इंडिया के किसी भी एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हो, कि भी जरूरी नहीं है कि भी उनको खतरा जो है वो पूरे देश में ही दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि पूरे देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर ऐसा हिस्सा है जहाँ पे खतरे की संभावना उनको नजर आ रही है, तो उस एक पर्टिकुलर हिस्से में भी वो नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या बोला है, द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। अब आपको जरूर से याद रखना है डेट कि भाई कौन सा अमेंडमेंट कौन से साल में हुआ है। तो 42nd वाला हुआ है 1976 में, 44th वाला अमेंडमेंट जो है आपका संवैधानिक संशोधन जो है वो हुआ है आपका 1978 के अंदर। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, 44th अमेंडमेंट जो है सब्स्टिट्यूट द वर्ड आर्म्ड रिबेलियन फ्रॉम फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि 1978 के अंदर जो आपका 44th वाला संशोधन अधिनियम हुआ था उसने आंतरिक गड़बड़ी के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को प्रतिस्थापित किया था। उसने क्या किया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, पहले हम यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन की जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस का है ना वर्ड का यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस हम यूज करते थे तो आपने देखा होगा कि इंदिरा गांधी ने जब वो है ना प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज किया था और इस वर्ड का भी काफी ज्यादा मिसयूज हुआ था, और इंटरनल डिस्टर्बेंस इस वर्ड के बेसिस पे ही उन्होंने नेशनल इमरजेंसी जो है वो दो बार लगाई थी। ठीक है, तो इसलिए फिर बाद में क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट हम लेकर आए और हमने
इस इंटरनल डिस्टर्बेंस जो शब्द है उसको बदल के हमने आर्म्ड रिबेलियन कर दिया। भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसके अंदर तो कुछ भी आ सकता है, है ना। आंतरिक डिस्टर्बेंस में हो सकता है कहीं मारधाड़ चल रही हो, कहीं छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा चल रहा हो, कहीं छोटी मोटी सिचुएशन हो, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम में तो कुछ भी आ रहा है ना, कोई पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि भाई ये इस कॉन्टेक्स्ट में ही आप आपातकालीन सिचुएशन को घोषित करोगे, है ना। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस में कुछ भी आ रहा है, और इस कुछ भी के अंदर, है ना, जो आपकी इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपनी इस शक्ति का मिसयूज करके नेशनल इमरजेंसी को लगाया भी था। तो इसलिए हमने इस बात को बाद में समझा और हमने 44th अमेंडमेंट लेकर आए, इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हमने बदल के आर्म्ड रिबेलियन से रिप्लेस कर दिया फिर, ठीक है। तो कहानियां सारी आपको बातें पता होनी चाहिए, एक एक पॉइंट में यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। आगे क्या बोला है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। ये भी आपके 44th अमेंडमेंट जो हुआ था 1978 में, उसके तहत बताया हुआ है। एक इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ मैं आपको, हम जो ये इमरजेंसी के जो प्रावधान पढ़ रहे हैं ना, हमारा 18th जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें काफ़ी सारे बदलाव जो हैं वो हमने टाइम रहते करे हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया आपको, इंदिरा गांधी ने अपनी, जब वो सत्ता में थी, जब वो पावर में थी, तो उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया था, ठीक है। तो उनकी सत्ता के बाद में उनके जो पावर का मिसयूज़ उन्होंने किया था, तो उसके बाद में हमको पता चल गया भाई हमारी इमरजेंसी प्रावधान के अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जिसका आगे चल के और मिसयूज़ हो सकता है। तो हमने क्या करा, उन प्रावधानों के अंदर बदलाव कर दिए फिर, ठीक है। अब बदलाव जो है वो कौन से अलग अलग आर्टिकल्स के तहत होते हैं, अलग अलग एक्ट के तहत होते हैं, लेकिन इमरजेंसी प्रोविजन में सिर्फ एक ही एक्ट है जिसके तहत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, उसका नाम है 44th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जो कि आपका 1978 में आया था। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें आपको अलग अलग एक्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई कौन से साल में कौन से एक्ट में, है ना, मतलब क्या चीज़ जो है वो बदली है। इमरजेंसी प्रोविजन में जितनी भी चीज़ें बदली है वो सिर्फ एक ही एक्ट है जिसका नाम है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में जो हुआ था। इसके तहत हमने काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर बदलाव किया था इमरजेंसी प्रावधान में, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब आगे क्या बोला है, प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट, यानी कि राष्ट्रपति कैबिनेट से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। ये भी आपके 44th अमेंडमेंट जो हमारा 1978 में आया था उसके तहत हमने ये प्रावधान भी बदल दिया था। क्या बोला है, पहले क्या होता था, प्रेसिडेंट जो है उसको, जो प्रधानमंत्री है वो कहते थे कि भाई इमरजेंसी की सिचुएशन जो है वो हमको दिख रही है, आप इमरजेंसी को घोषित कर दो, ठीक है। प्रधानमंत्री ने कहा तो राष्ट्रपति ने उसको घोषित कर दिया। सेम सिचुएशन हुई थी आपकी इंदिरा गांधी के टाइम पे। इंदिरा गांधी ने, जो उस टाइम पे राष्ट्रपति थे, उनको कहा था कि भाई आप नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दो, और इंदिरा गांधी के कहने पे राष्ट्रपति ने नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर दिया। ये बात ना कैबिनेट को पता थी, ना किसी मंत्रियों को पता थी, सिर्फ इंदिरा गांधी ने, है ना, राष्ट्रपति से कहा और उन्होंने क्या कर दिया, जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसको घोषित कर दिया। ये सब देखा, मतलब इंदिरा गांधी ने यहाँ पे फिर से अपनी पावर का मिसयूज किया था। तो ये सब कुछ देख के हमको फिर से समझ मिली और हमने क्या करा, 44th अमेंडमेंट में इस चीज को भी बदलाव कर दिया कि भाई सिर्फ प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा नहीं कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब प्रधानमंत्री को कैबिनेट जो होती है, कैबिनेट से लिखित में सिफारिश मिलेगी, जब कैबिनेट उनको एक रिटन रिकमेंडेशन देंगे पूरा लिखित के अंदर कि भाई ये सारी बातें हैं, ऐसी ऐसी हमको कंडीशन जो है वो देखने को मिल रही है, यहाँ पे ये सारा खतरा जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। इस खतरे को रोकने के लिए, लोगों की सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए हमको नेशनल इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। ये सारी बातें वो उस लिखित सिफारिश के अंदर बताएंगे, फिर वो राष्ट्रपति के पास में वो लिखित जो सिफारिश होगी उसको भेजेंगे और फिर जाके राष्ट्रपति जो है उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लगेगी, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ अब आपका जो प्रधानमंत्री है उनके कहने पे राष्ट्रपति जो है वो नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने चेंज कर दिया था 44th अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी, ये तीनों ही पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, संसदीय स्वीकृति और अवधि, यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रपति ने उसको कहना घोषित कर दिया और इमरजेंसी जो है वो लग गई। इमरजेंसी लगने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल भी तो जरूरी होता है। तो पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, इनका अप्रूवल की भी जरूरत है, इनकी स्वीकृति भी मान्य है ना। तो भाई ये स्वीकृति किस प्रकार से देते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू, यानी कि आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा अपने, है ना, मुद्दे की तारीख से 1 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कि जिस तारीख, सपोज कोई तारीख है
उस तारीख से आपका नेशनल इमरजेंसी जो है राष्ट्रपति ने अपना पास करके दे दिया है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट क्या करेगी, उसके ऊपर अपना प्रोक्लेमेशन, अपनी स्वीकृति देगी। ठीक है, तो जिस तारीख से वो हुआ है, वो जो आपका प्रावधान जो है या फिर जो आपका एक्ट जो है, जो भी आपका है ना प्रपोजल जो है वो निकला है, उस तारीख से विदिन 1 मंथ यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर जो आपकी पार्लियामेंट है, जो संसद है, इसको अपनी स्वीकृति जो है वो देनी होती है। ठीक है, ये भी हमने बदला है 44th अमेंडमेंट से। पहले ये जो स्वीकृति का टाइम है ये 2 महीने था, ये भी 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को अपनी स्वीकृति जो है वो देनी होगी। लेकिन हमने क्या करा, इसको बाद में 44th अमेंडमेंट लेकर आए। जितने भी बदलाव है वो एक ही अमेंडमेंट से हुए हैं। कौन सा है वो? 44th अमेंडमेंट। ठीक है, जो कि 1978 में आया था। फिर हमने क्या करा, 44th अमेंडमेंट से इस चीज को भी चेंज कर दिया कि भाई अब 2 महीने नहीं, सिर्फ 1 महीने के अंदर अंदर ही पार्लियामेंट को अपनी जो स्वीकृति है वो देनी होगी इमरजेंसी प्रावधान के ऊपर। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड विद इन एन अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। यानी कि यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई यदि है ना, जो संसद है आपकी, यदि संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और 6 महीने में संसद की मंजूरी के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। क्या बोला है यहाँ पे, एक बार राष्ट्रपति ने अपना जो है ना, जो कैबिनेट ने उनको रिटर्न रिकमेंडेशन दी थी, लिखित में सिफारिश दी थी, राष्ट्रपति के पास में गई, राष्ट्रपति ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा ने भी उसको क्या कर दिया, 1 महीने के अंदर अंदर उसकी अपनी स्वीकृति जो है उस इमरजेंसी के प्रावधान के ऊपर दे दी कि ठीक है इमरजेंसी जो है वो लगनी चाहिए। अब एक बार इमरजेंसी लग गई आपकी, कौन सी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं हम? नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी 2 की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे जितनी भी चीजें पढ़ रहे हैं वो हम सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के कॉन्टेक्स्ट में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बार नेशनल इमरजेंसी आपकी लागू हो गई तो क्या नेशनल इमरजेंसी अब आप जिंदगी भर तक लगा के रख सकते हो? 1 साल तक रख सकते हो, 2 साल तक रख सकते हो, कब तक रख सकते हो? ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी जो है वो आप इनडेफिनिट पीरियड तक लगा के रख सकते हो, यानी कि कोई भी आप अनिश्चित काल तक राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लगा के रख सकते हो। परंतु एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हर 6 महीने के अंदर अंदर आपको, हर 6 महीने में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से पार्लियामेंट की स्वीकृति जो है वो लेनी होगी। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो इमरजेंसी जब लागू हम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमको पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी होगी। पार्लियामेंट जो है 1 महीने के अंदर अंदर अपनी स्वीकृति जो है वो देगी कि ठीक है इमरजेंसी जो है वो लगा दो। ठीक है, इमरजेंसी लग गई। अब इमरजेंसी लग गई तो आप उस इमरजेंसी को अनिश्चित काल तक बना के रख सकते हो, परंतु एक कंडीशन है कि आपको 6 महीने के अंदर अंदर, यानी कि हर 6 महीने में फिर से पार्लियामेंट की रजामंदी जो है, पार्लियामेंट की स्वीकृति जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि आपने इमरजेंसी लगा दी, अब 6 महीने हो गए, आपको लगता है कि भाई फिर से इमरजेंसी जो है वो लागू रहनी चाहिए, अभी भी खतरे की सिचुएशन है, हमको इमरजेंसी नहीं हटानी है, अभी भी हमको लगा के रखनी है। तो फिर से 6 महीने हो गए, 6 महीने के बाद में फिर से लोकसभा, राज्यसभा अपनी स्वीकृति देंगे कि हाँ 6 महीने तक आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं हम इस इमरजेंसी को, ये हमारी स्वीकृति है। फिर उन्होंने स्वीकृति दे दी 1 महीने के अंदर अंदर, फिर से क्या हुआ, 6 महीने तक फिर से आप वो नेशनल इमरजेंसी को लगा के रख सकते हो, राष्ट्रीय आपातकाल को लगा के रख सकते हो। ठीक है, फिर वापस से 6 महीने चले गए, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि भाई नहीं, अभी भी सिचुएशन सही नहीं हुई है, अभी भी नेशनल इमरजेंसी जो है वो लागू ही रहनी चाहिए। तो 6 महीने हो गए, 6 महीने होने के बाद में फिर से पार्लियामेंट की हमको स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो यानी कि आप नेशनल इमरजेंसी को इनडेफिनिट अनिश्चित काल तक लगा के तो रख सकते हो, परंतु आपको हर 6 महीने के अंदर अंदर फिर से पार्लियामेंट से स्वीकृति जो है वो लेनी पड़ेगी। बस इतनी सी आपको ये ट्रिक वाली बात है जो याद रखनी है। ठीक है, आई होप सारे ही पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे, बहुत ही डिटेल में सारी चीजें मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, इफ द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months विदाउट अप्रूविंग फर्दर कॉन्टिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी देन प्रोक्लेमेशन सर्वाइव अंटिल 30 days फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा आफ्टर इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोला है, यदि आपातकाल को जारी रखने के बिना लोकसभा का विघटन 6 महीने की अवधि के दौरान होता है तो उद्घोषणा उसके पुनर्गठन के बाद लोकसभा के पहले बैठक से 30 दिनों तक जीवित रहती है। क्या बोला है यहाँ पे, इफ डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस विद इन द पीरियड ऑफ 6 months विदाउट अप्रूविंग फर्दर कंटिन्यूएशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि मैंने बताया कि इमरजेंसी जो है 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से अगर इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, पार्लियामेंट की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा भी टाइम पीरियड आता है जब लोकसभा जो है वो आपका टेम्पररी हाउस है, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, टेम्पररी हाउस है यानी कि लोकसभा का विघटन जो है वो होता है। ठीक है, अब मान लो ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे लोकसभा जो है वो अपने सेशन में है ही नहीं,
है ना, लोकसभा का विघटन हो चुका है, वो अपने सेशन में है ही नहीं, सिर्फ राज्यसभा है। अब भाई संसद का अप्रूवल चाहिए, संसद की स्वीकृति चाहिए, परंतु लोकसभा तो अपने सेशन में ही नहीं है, सिर्फ राज्यसभा ही है। तो एक हाउस तो अप्रूवल नहीं दे सकता है ना इमरजेंसी को। इमरजेंसी के अप्रूवल के लिए तो पूरी संसद की जरूरत है। संसद में तो दोनों सदन आते हैं, लेकिन एक सदन तो अपने सेशन में ही नहीं है। तो फिर क्या होगा, जिस दिन वापस से लोकसभा बैठेगी, ठीक है, जब तक लोकसभा नहीं है तब तक वो जो आपका प्रपोजल है वो लाइन पे रहेगा। वो ऐसा नहीं है कि वो खारिज हो जाएगा, फिर नहीं, वो लाइन पे रहेगा। दोबारा जब आपकी लोकसभा बनेगी, बैठेगी ना, तो लोकसभा बनने के बाद में फिर 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को उसको पारित करना पड़ेगा, तब इमरजेंसी आपकी लगेगी। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन है, आपको याद रखनी है कि अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है तो फिर क्या कंडीशन रहती है इमरजेंसी लगाने के लिए। ठीक है, आगे क्या बोला है, एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कॉन्टिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ बार बार कि भाई संसद पास करेगी बिल को, इमरजेंसी की बिल को बार बार पार्लियामेंट पास करेगी, लोकसभा पास करेगी, राज्यसभा पास करेगी, पर पास करेगी कैसे मैडम, पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से। यानी कि स्पेशल मेजॉरिटी क्या होती है, आपकी विशेष बहुमत से। संसद जो है वो विशेष बहुमत से आपका इमरजेंसी का जो बिल है उसको पास करेगी, तब इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, तो अगर ये सवाल आपका पूछा जाता है एग्जाम में कि भाई संसद जो है वो कितने बहुमत से इमरजेंसी का जो प्रपोजल है उसको पास करती है, स्पेशल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी, ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि विशेष बहुमत से संसद जो है वो पास करती है ना, पास करती है आपातकाल का जो प्रावधान है उसको, आपातकाल का जो है ना घोषणा है उसके प्रपोजल को। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि आपातकाल की घोषणा या इसकी निरंतरता को मंजूरी देने वाला जो प्रत्येक प्रस्ताव होता है ना, उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से संसद क्या करेगी, पारित करेगी, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो संसद जो है वो उस प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित करती है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, आपको समझ में आ गई इतनी बातें। भाई इमरजेंसी लगाता कौन है, तो राष्ट्रपति लगाते हैं, प्रेसिडेंट लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, जब उनको रिटन रिकमेंडेशन यानी कि लिखित में सिफारिश देंगे, कौन, कैबिनेट, तब राष्ट्रपति जो है वो लगा सकते हैं क्या, इमरजेंसी। ठीक है, इमरजेंसी लगाने के लिए प्रोक्लेमेशन यानी कि प्रोक्लेम कौन करता है, प्रोक्लेम करता है आपका संसद, आपकी पार्लियामेंट, जहां पे लोकसभा राज्यसभा दोनों ही सदन जो है वो विशेष बहुमत से जो आपका इमरजेंसी का आपातकाल का जो प्रस्ताव है उसको पारित करेंगे, तब इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, इमरजेंसी आप है ना, नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो इनडेफिनिट पीरियड तक यानी कि अनिश्चित काल तक लगा के रख सकते हो, परंतु हर 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर से संसद से अप्रूवल जो है उसकी, आपकी जो है ना संसद की स्वीकृति जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारी बातें अभी तक आपको समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आपातकाल को हम वापस से निरसन कैसे कर सकते हैं, उसका रिवोकेशन यानी कि वापस से आपातकाल लगा तो दिया हमने, कैसे लगाया, क्यों लगाया, ये सब हमने देख लिया। अब आपातकाल को अगर हमको हटाना है तो हटाएंगे कैसे भाई। सबसे पहला पॉइंट तो है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। ठीक है, सच अ प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। इमरजेंसी लगाई किसने थी भाई, इमरजेंसी लगाई थी आपके राष्ट्रपति ने, तो हटाएंगे कौन, राष्ट्रपति ही तो हटाएंगे। तो राष्ट्रपति इमरजेंसी को लगा भी सकते हैं, और राष्ट्रपति को कोई भी सिचुएशन ऐसे दिखती है कि भाई अब मामला शांत है, अब कोई भी खतरे वाली बात नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी को हटा भी सकते हैं। ठीक है, उसमें उनको कोई भी पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्लियामेंट से है ना उनकी स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपली एक प्रस्ताव पारित करेंगे और इमरजेंसी जो है वो आपकी हट जाएगी। एक तो ये तरीका है, ठीक है, इमरजेंसी को हटाने का। एक तरीका तो ये है कि भाई राष्ट्रपति लगा रहे हैं इमरजेंसी को, तो भैया राष्ट्रपति ही तो हटाएंगे, तो एक तरीका तो ये है इमरजेंसी को हटाने का। एक तरीका और है कि फर्दर द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक अ प्रोक्लेमेशन इफ लोकसभा पास रेजोल्यूशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी डिसअप्रूविंग इट्स कंटिन्यूएशन। अगर लोकसभा भी एक प्रस्ताव पारित कर देती है कि ये इमरजेंसी को हटना चाहिए, अब कोई ऐसी परिस्थितियां नहीं है, अब कोई खतरे वाली सिचुएशन नहीं है, अब इमरजेंसी को हटा दो, आपातकालीन सिचुएशन को अब हटा दो। ठीक है, अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी, यहाँ पे याद रखना इमरजेंसी को लगाना है तो लोकसभा राज्यसभा जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित करेंगे, परंतु जब इमरजेंसी को हटाना है तो लोकसभा क्या कर रही है, सिंपल मेजॉरिटी का यूज कर रही है, स्पेशल बहुमत नहीं है, यहाँ पे साधारण बहुमत द्वारा एक प्रस्ताव को पारित करेगी लोकसभा, और सिंपल मेजॉरिटी वाला जो आपका प्रस्ताव है वो पारित करने के बाद में इमरजेंसी जो है वो आपकी निरस्त हो जाएगी, हट जाएगी। ठीक है, इन तरीकों से इमरजेंसी को हम हटा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने के बाद में प्रभाव क्या क्या होते हैं, किन किन चीजों पे प्रभाव जो है वो पड़ते हैं, इफेक्ट क्या होता है नेशनल इमरजेंसी का। ठीक है,
सबसे पहला इफेक्ट पड़ता है सेंटर स्टेट के संबंधों पे, आपकी जो केंद्र सरकार है, राज्य की सरकार है, उसके संबंधों पे प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? एग्जीक्यूटिव पे क्या प्रभाव पड़ता है भाई? कार्यकारी जो आपकी ऑर्गन है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? सेंटर बिकेम एंटाइटल्ड टू गिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन टू अ स्टेट और एनी मैटर स्टेट गवर्नमेंट आर ब्रॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अ सेंटर थ्रू दे आर नॉट सस्पेंडेड। ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में ये है ना, उसके जो संबंध होते हैं केंद्र और राज्य की सरकार के, उसके संबंधों में ये प्रभाव पड़ता है कि सबसे पहले तो कार्यकारी प्रभाव हम देखते हैं। कार्यकारी प्रभाव में लिखा हुआ है कि केंद्र की सरकार जो है, कोई भी आपका एग्जीक्यूटिव मैटर है उस पर केंद्र की सरकार राज्य को बोलेगी आपको ये करना है, तभी राज्य की सरकार वो चीज़ कर सकती है। अदरवाइज राज्य की सरकार इमरजेंसी के टाइम पे अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन से खुद कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकती है। कि राज्य केंद्र की सरकार ने बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आपको ऐसा इस मैटर पे ऐसा ऐसा काम करना है, आपको है ना इसको अपॉइंट करना है, इसको हटाना है, तो राज्य की सरकार जो है उस अकॉर्डिंग काम करेगी। ठीक है, अब एक बात को ध्यान रखना, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी ना आपकी, जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन आएगी, जब भी आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, उसकी घोषणा होगी, तब या तो सेंटर की गवर्नमेंट जो है, या तो आपकी केंद्र की सरकार जो है वो राज्य की सरकार को, स्टेट की गवर्नमेंट को पूरी तरीके से हटा देगी कि भाई इस स्टेट की गवर्नमेंट को कोई ज़रूरत नहीं है, आप हट जाओ, क्योंकि संभालेगी तो सेंटर की गवर्नमेंट ही उसको। राज्य तो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ पूरा अधीन आ जाएगा सेंटर के, है ना, केंद्र के अधीन आके काम करेगा जब इमरजेंसी लग रही है तब। ठीक है, तो या तो सेंटर की गवर्नमेंट उस राज्य की सरकार को पूरी तरीके से हटा सकती है, या फिर राज्य की सरकार को हटाएगी नहीं, परंतु वो कहेगी कि तुम हटो मत, तुम अपनी जहाँ पे जो मिनिस्टर लगा हुआ है तुम वैसे ही रहो, परंतु तुम हमारे अकॉर्डिंग हमारे निर्देश देने के बाद में काम करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा इफेक्ट होता है सेंटर स्टेट के रिलेशन में। तो एग्जीक्यूटिव रिलेशन में हमने देख लिया कि क्या प्रभाव पड़ता है। लेजिस्लेचर, विधायिका पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो पार्लियामेंट बिकेम एम्पावर टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, यानी कि अब आपका लेजिस्लेचर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? लेजिस्लेचर क्या होता है? जहाँ पे कानून वगैरह बनाने होते हैं। विधायिका क्या होता है? जहाँ पे बिल वगैरह पास करने होते हैं, कानून बनाने होते हैं। तो कानून बनाने में भी सेंटर की गवर्नमेंट जो है स्टेट को कहती है कि इन मैटर्स पे आपको ऐसे ऐसे कानून बनाने हैं, वही राज्य की सरकार जो है उन चीज़ों पे ही कानून बना सकती है। और आपकी 3 तरीके की लिस्ट होती है, 3 तरीके की सूचियां होती है। एक होती है सेंटर लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना। तो सेंटर लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट दे रखे हैं उन पे सिर्फ केंद्र की सरकार ही आपके कानून बना सकती है। राज्य की सूची में जो भी आपकी चीज़ें बताई हुई है उन पे राज्य की सरकार ही कानून बना सकती है। परंतु जब भी आपकी इमरजेंसी लगती है तब ये जो स्टेट लिस्ट है ना आपकी, ये जो आपकी राज्य की सूची है उस पे केंद्र की सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये भी बदलाव हो जाते हैं जब भी आपका इमरजेंसी लगती है तो। ठीक है, एक आती है वित्तीय बदलाव क्या होते हैं, फाइनेंशियल चेंजेस क्या हो जाते हैं। कोई भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी मैटर है तो राष्ट्रपति कहेंगे या फिर है ना कोई भी सेंटर का मिनिस्टर जो है वो स्टेट को कहेगा, यानी कि सीधी सी बात है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कहेगी कि आपको ये वित्तीय में ऐसा सा बदलाव करना है, इस बिल को पास करना है, मनी बिल ऐसा पास होगा, ये पास नहीं होगा, उसको सैलरी नहीं देनी है, ये नहीं करना है। जो भी वित्तीय मैटर है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो बताएगी राज्य की सरकार को सिर्फ उसको फॉलो करना है, अपनी इच्छा अनुसार वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया भाई सेंटर और स्टेट के संबंध में क्या बदलाव आ जाते हैं। चाहे आपका स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर हो, चाहे आपकी स्टेट की लेजिस्लेटिव पावर हो, या फिर आपकी फाइनेंशियल पावर हो, सारी ही शक्तियां नेशनल इमरजेंसी के पास में, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे राज्य की केंद्र के पास में आ जाती है। केंद्र की सरकार के अधीन में रह के राज्य जो है वो काम करता है। ठीक है, ये सारे बदलाव जो है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे हो जाते हैं। अब लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है भैया। लोकसभा और राज्य की जो विधानसभा है उसके जीवन पर, जीवन यानी कि उसकी जो लाइफ होती है, जो उसका कार्यकाल होता है, उस पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन, द लाइफ ऑफ लोकसभा मे बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म 5 ईयर बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट 1 ईयर एट अ टाइम। यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और ऐसी सिचुएशन आ गई कि भी लोकसभा जो है वो भी भंग होने वाली है ना, तो नए चुनाव करवाना, नई लोकसभा को बनाना, इसमें टाइम जाएगा। और हाँ, एक तरफ तो आपको इमरजेंसी की सिचुएशन है तो आप एक तरफ चुनाव वगैरह कैसे करवा सकते हो भैया, नहीं करवा सकते हो ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल के लिए है, मैंने आपको पढ़ा दिया है। राज्य की विधानसभा का कार्यकाल भी 5 साल के लिए है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो 5 साल जो इनका नॉर्मल कार्यकाल है उससे 1 साल और बढ़ा के हम क्या कर देते हैं, जो लोकसभा और जो विधानसभा है उसके टेन्योर को हम एक्सटेंड कर देते हैं 1 साल तक। ठीक है, कि भाई 1 साल तक इसको बढ़ा दो, 1 साल तक जो लोकसभा है, जो है ना राज्य की विधानसभा है वो वैसे ही रहेगी, 1 साल के बाद में फिर चुनाव करवा लेंगे हम जब सिचुएशन ठीक हो जाएगी।
अब एक बार में हम 1 साल तक ही इसको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक बार में आप 4 साल तक इसको बढ़ा दो कि भाई 4 साल तक यही लोकसभा रहेगी, 5 साल तक फिर से यही लोकसभा रहेगी। नहीं, आपको लगता है 1 साल के बाद में कि भाई अभी भी स्थितियां ठीक नहीं है, अभी भी हम चुनाव नहीं करवा सकते हैं, अभी भी हम नई लोकसभा या फिर नई जो विधानसभा है उसको नहीं चुन सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप फिर से 1 साल के लिए है ना एक नया जो आपका प्रस्ताव है उसको पारित करो, फिर से 1 साल तक एक्सटेंड करो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है, लोकसभा विधानसभा जो है उसकी जो है ना टेन्योर है, कार्यकाल जो है, फिर से उसको 1 साल के लिए बढ़ा दो, लेकिन एक बारी में 1 साल तक ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता है। ठीक है, तो आई बात समझ में कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है और लोकसभा या फिर विधानसभा जो है उसका कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो हम चुनाव तो नहीं करवा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। और एक्सटेंड कितना कर सकते हैं? एक बार में 1 साल तक ही एक्सटेंड कर सकते हैं। जरूरत लगती है तो 1 साल के बाद में उसको दोबारा से फिर 1 साल के लिए वापस बढ़ा दो, फिर जरूरत लगती है तो फिर से 1 साल के लिए उसको दोबारा से बढ़ा दो, लेकिन एक बार में वन ईयर एट अ टाइम, यानी कि एक बारी में आप 1 साल तक ही लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ा सकते हो इमरजेंसी के टाइम पे। ठीक है, और एक और बात, इमरजेंसी खत्म हो गई भाई, तो इमरजेंसी खत्म होने के विदिन 6 मंथ्स यानी कि विदिन 6 महीने के अंदर अंदर आपको नए चुनाव वापस से करवा लेने हैं। ठीक है, क्या बात बताइए, आई होप समझ में आ गई होगी कि लोकसभा का विघटन होने वाला है, विधानसभा का विघटन होने वाला है। 1-1 साल तक हमने कार्यकाल को बढ़ाते गए क्योंकि चुनाव नहीं करवा सकते हैं, परंतु अब इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, अब इमरजेंसी जो है वो आपकी खत्म हो चुकी है, तो विदिन 6 मंथ नए चुनाव आपको करवा लेने हैं, फिर देरी नहीं करनी है, फिर आपको 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा हो चाहे आपकी विधानसभा हो, इसके चुनाव आपको करवा लेने हैं। ठीक है, तो ये भी असर हो जाता है जब आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है, तो लोकसभा पे और विधानसभा पे ये सारे बदलाव भी हो जाते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होगी। एक एक चीज आपको याद रखनी है कि भाई 1 साल एक बारी में 1 साल तक ही बढ़ सकता है, या फिर इमरजेंसी खत्म हो गई तो नए चुनाव विदिन 6 मंथ ही होने चाहिए, क्योंकि ऐसे आपको एग्जाम में सवाल पूछेंगे, कथन दे देंगे कि भाई इमरजेंसी खत्म हो गई तो क्या विदिन 1 ईयर तक आपके इलेक्शन होने चाहिए क्या? तो ये कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। नहीं, विदिन 1 मंथ, विदिन 1 ईयर नहीं है, विदिन 6 मंथ आपके इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। ठीक है, या फिर आपसे कथन देके पूछ लेंगे कि भाई है ना, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन जो है वो आ रखी है, तो क्या लोकसभा और जो विधानसभा है इसका टेन्योर हम क्या एक बारी में कितने भी साल तक बढ़ा सकते हैं क्या? तो कितने भी बारी तक नहीं बढ़ा सकते हैं, 1 साल तक आप सिर्फ एक बार के लिए ही एक बारी में आप सिर्फ 1 साल तक ही इसका टेन्योर जो है वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो। दोबारा से लगता है जरूरत तो 1 साल के बाद में फिर से बढ़ा लेना, पर एक बारी में 1 साल तक ही टेन्योर जो है वो आपका एक्सटेंड होगा लोकसभा या फिर आपकी विधानसभा दोनों के लिए। ठीक है, आई होप ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ गई होगी। अब फंडामेंटल राइट पे क्या असर पड़ता है हमने देख लिया, भाई सेंटर स्टेट के संबंधों पे नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे क्या असर होता है वो हमने देख लिया। राज्य पूरा अधीन आके काम करता है केंद्र सरकार के। लोकसभा और विधान की सभा के लोकसभा और जो विधानसभा है उसकी लाइफ पे क्या असर होता है, तो अगर वो उनके है ना जो उनका कार्यकाल है वो खत्म होने वाला है तो हम उसको 1 साल तक आगे वापस से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट जो है आपके मौलिक अधिकार जो है उस पर भी कुछ असर पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का, राष्ट्रीय आपातकाल का। वो क्या असर पड़ता है? उस पर असर पड़ता है कि फंडामेंटल राइट एक्सेप्ट आर्टिकल नंबर 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन आती है, जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है उस टाइम पे आर्टिकल 20 और 21 यानी कि आपका अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ के जितने भी आपके मौलिक अधिकार है ना वो सारे सस्पेंड हो जाते हैं। यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर मौलिक अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा घुमा के कि आर्टिकल 19 और 20 को छोड़ के क्या बाकी सारे आर्टिकल, बाकी जितने भी आपके है ना मौलिक अधिकार हैं क्या वो निलंबित हो जाते हैं क्या? तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि आर्टिकल 19-20 नहीं है, आर्टिकल 20-21 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी आपके है ना आर्टिकल नहीं, बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है वो आपके क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, आगे क्या बोला है है ना, 6 राइट अंडर आपका जो है ना आर्टिकल नंबर 19 है, कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन एंड नॉट ड्यूरिंग व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू आर्म्ड रिबेलियन। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे, मैंने बताया कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट में क्या होगा, अनुच्छेद आपका 20 और 21 जो है इसको छोड़ के बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है वो क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। ठीक है,
लेकिन अगर आपकी नेशनल इमरजेंसी, मैंने बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल दो तरीके की होगी, आपकी बाहरी भी हो सकती है नेशनल इमरजेंसी, आपकी आंतरिक भी हो सकती है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो आपका अनुच्छेद 19 वाला है, जहाँ पे 6 हमने अलग अलग आर्टिकल पढ़े थे ना, 19A, 19B, 19C, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, है ना, अगर आपको याद होगा, वो आपने क्लास देखी तो आपको ये सारी बातें याद होगी। तो वो जो 19 वाला आर्टिकल है वो कब सस्पेंड होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे ही सस्पेंड होता है, इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं होता है। ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी दो प्रकार की होती है, एक होती है बाहरी, एक होती है आपकी आंतरिक। बाहरी इमरजेंसी अगर लगती है तब आपका जो 19 वाला जो आपका आर्टिकल है वो सस्पेंड हो जाएगा। अगर आंतरिक इमरजेंसी लगी हुई है तब ये 19 वाला जो आर्टिकल है आपका फंडामेंटल राइट है वो तब सस्पेंड नहीं होगा। एक पॉइंट तो ये हमने क्लियर किया। एक पॉइंट हमने क्लियर किया कि जब भी आपकी इमरजेंसी लगेगी, राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, तब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है आपका, जो कि आपका फंडामेंटल राइट है, इन दोनों अनुच्छेद को छोड़ के बाकी जितने भी आपके फंडामेंटल राइट है, जितने भी आपके मौलिक अधिकार हैं, वो सारे सस्पेंड हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। ठीक है, ये बदलाव आते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर होगी। ये सारी चीजें हमने नेशनल इमरजेंसी के अंदर पढ़ ली है। आई होप आपको पूरी नेशनल इमरजेंसी जो है, राष्ट्रीय आपातकाल जो है, वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम दूसरा पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शासन, यानी कि प्रेसिडेंट का रूल कब लगता है और जब प्रेसिडेंट का रूल लगता है तब क्या होता है। ठीक है, पहले तो हमने देख ली थी आपके राष्ट्रीय आपातकाल, अब हम देखते हैं आपका राष्ट्रपति का शासन कब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है। ठीक है, तो आर्टिकल 355 के अंदर आपका बताया हुआ है प्रेसिडेंट रूल के बारे में। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी जो है वो अभी तक 3 बार लगी हुई है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो तो काफी बार लगा हुआ है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग, है ना, राष्ट्रपति का जो कानून है वो लगा हुआ है काफी बार। ठीक है, लेकिन जो आपकी, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही लगा है। कब लगा था, वो कौन से साल थे, वो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो अगर आपको पता है तो। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं राष्ट्रपति का शासन क्या होता है। तो राष्ट्रपति का शासन जो है, इसके ग्राउंड्स क्या है भाई, इसके भी तो कुछ कारण होंगे ना। हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा कि इसके क्या क्या कारण है, जिन कारणों के आधार पे हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो प्रेसिडेंट रूल को लगाने के लिए भी कुछ कारण होते हैं, कुछ ग्राउंड्स होते हैं। वो बताया हुआ है कि आर्टिकल 355 में आपका बताया हुआ है, इम्पोज अ ड्यूटी ऑन सेंटर टू एंश्योर दैट गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि आपके संविधान में जो बातें बताई हुई है ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो आपकी राज्य की सरकार है उसको काम करना पड़ेगा। राज्य की सरकार को केंद्र की सरकार जैसा कहेगी वैसा काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी भी केंद्र की सरकार ने राज्य की सरकार को कुछ कहा कि भाई आपको ये करना है और राज्य की सरकार ने वैसा नहीं करा, तो केंद्र की सरकार क्या कर देती है, वो कहती है कि भाई राज्य की सरकार जो है संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, अपनी मनमर्जी से काम कर रही है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल जो है, राष्ट्रपति का शासन जो है वो लगा दो, ये सरकार को हटाओ, अब केंद्र की सरकार ही इसको संभालेगी। ये होता है आपका राष्ट्रपति का शासन। ठीक है, जो कि आर्टिकल 355 में बताया हुआ है। आर्टिकल 356 में क्या बताया हुआ है, सेंटर टेक ओवर द स्टेट गवर्नमेंट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट नोन एज प्रेसिडेंट रूल और द स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो आपका जो राष्ट्रपति का शासन है, इसको हम संवैधानिक आपातकाल के नाम से भी जान सकते हैं या फिर राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 355 में क्या बताया हुआ है, यही बताया हुआ है कि जो राज्य की सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही काम करेगी, केंद्र की सरकार के अकॉर्डिंग काम करेगी। आर्टिकल 356 में क्या बताया हुआ है, आर्टिकल 356 में बताया हुआ है कि जो राज्य की सरकार है, अगर वो केंद्र के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है या फिर अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है, तो जो केंद्र की सरकार है वो क्या कर सकती है ना, राष्ट्रपति का शासन जो है वो वहां पे लगा सकती है उस राज्य में, या फिर संवैधानिक आपातकाल भी हम इसको कहते हैं, वो लगा सकती है, ये कह के कि जो राज्य की सरकार है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है। ठीक है, इन सभी चीजों पे, इन सभी ग्राउंड्स पे, इन सभी ग्राउंड्स के आधार पे प्रेसिडेंट का रूल जो है वो लगाया जा सकता है, जो कि काफी बार लगा भी गया है। ठीक है, अब जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कि उसका प्रोक्लेमेशन कौन करता है, उसी प्रकार से हमको प्रेसिडेंट रूल में भी पढ़ना है कि इसका प्रोक्लेमेशन कौन करता है। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी कौन लगाते हैं, आपके राष्ट्रपति लगाते हैं। तो राष्ट्रपति का शासन कौन लगाएंगे, भाई इसका तो नाम ही है राष्ट्रपति का शासन, तो लगाएगा कौन, राष्ट्रपति ही तो लगाएगा ना। ठीक है, परंतु यहाँ पे भी राष्ट्रपति का शासन, इसका नाम तो है, तो इसका ये मतलब नहीं कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी लगा सकते हैं, इसमें भी पहले पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि प्रोक्लेमेशन इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, राष्ट्रपति के नियम को लागू करने की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर
अनुमोदित किया जाना चाहिए। यानी कि राष्ट्रपति का शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति ने एक प्रपोजल जो है उसको पारित किया है, प्रस्ताव जो है उसको पारित किया है। तो जिस दिन से वो प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया है उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर, है ना, 2 महीने के भीतर ही पार्लियामेंट जो आपकी संसद है, जहाँ पे लोकसभा राज्यसभा बैठती है, वो क्या करेंगे, इस अप्रूवल को पास करेंगे, यानी कि, है ना, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको पास करेंगे। पास करने के बाद में फिर प्रेसिडेंट का रूल जो है वो आपका लग जाएगा, राष्ट्रपति का नियम जो है वो आपका लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 months विदाउट अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन, देन it survives until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provide the Rajya Sabha approve it in the meantime। यानी कि यदि राष्ट्रपति के नियम की घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा को भंग कर दिया गया हो या लोकसभा का विघटन हो गया हो, 2 महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना, तो यह पहली बैठक से 30 दिन तक जीवित रहता है। इसके पुनर्गठन के बाद लोकसभा, है ना, लोकसभा क्या होती है, वरिष्ठ की राज्यसभा ने इस बीच इसे लागू कर दिया है। क्या बोला है यहाँ पे, यही बोला है, वो सेम सिचुएशन जो मैंने आपको समझाई थी नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे, कि भाई अगर आपकी इमरजेंसी लग रही है ना, चाहे वो आपकी नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट का रूल है, अगर आपकी आपातकाल की सिचुएशन लग रही है, उस टाइम पे अगर लोकसभा आपके सेशन में नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे वो जो बिल है आपका, जो राष्ट्रपति ने कहा है कि भी राष्ट्रपति का शासन जो है वो लगेगा, तो उन्होंने बिल को पारित किया है। ठीक है, बिल उन्होंने अपनी तरफ से पास किया है, वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही 2 महीने के अंदर अंदर क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। परंतु लोकसभा तो आपके सेशन में ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे बिल जो है वो आपका लाइन पे रहेगा, वो खारिज नहीं होगा, वो बिल जो है वो लाइन पे रहेगा। उस टाइम पे राज्यसभा उस बिल को पास कर देगी। लोकसभा जब बैठेगी, वापस से लोकसभा की बैठक होगी, तब विदिन 30 डेज, यानी कि फिर उसके बाद में लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, है ना, उस बिल को पास करना पड़ेगा, और फिर इस तरीके से आपका इमरजेंसी जो है वो लागू होगी। ठीक है, आगे क्या बोला है, इफ अप्रूव्ड प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यूज फॉर 6 months एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6 months। मैंने बताया था कि नेशनल इमरजेंसी को हम अनिश्चित काल तक लगा सकते हैं, बस 6-6 महीने का हमको अप्रूवल लेना पड़ेगा संसद से। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रीय जो आपका कानून है उसके लिए ऐसा सिचुएशन नहीं है, वो आप सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 3 साल तक ही लगा सकते हो। 3 साल से ज्यादा आप राष्ट्रीय आपातकाल जो है या फिर राष्ट्रीय कानून जो है वो आप नहीं लगा सकते हो। तो 3 साल तक तो पहली बात तो आप इसको, है ना, लगा सकते हो, मैक्सिमम इसका टाइम पीरियड है। लेकिन इसमें भी 3 साल तक लगाने के लिए भी आपको बीच में 6-6 महीने में क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से। ठीक है, ऐसा नहीं कि भी 3 साल तक लगाओ तो आप कंटिन्यू लगा सकते हो, नहीं, पहले 6 महीने तक लगाओ। 6 महीने तक लग गया, आपको लगता है कि वापस से फिर से उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति का कानून जो है वो होना चाहिए, तो फिर से आपको 6 महीने खत्म होने के बाद में जो आपकी संसद है, लोकसभा राज्यसभा, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल जो है वो लेना पड़ेगा, उनकी सहमति जो है वो आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी आपको बिल पास करके, फिर आप वापस से उसको 6 महीने तक लगा सकते हो। फिर लगता है कि नहीं, आगे और 6 महीने तक लगना चाहिए, तो ऐसे 6-6 महीने करके आप सिर्फ 3 साल तक ही इसको लगा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते हो। ठीक है, आगे क्या बोला है, एवरी प्रोक्लेमेशन कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी। वहां पे हमने देखा था प्रोक्लेमेशन जो है, जो आपकी लोकसभा राज्यसभा पास करेगी, वो स्पेशल मेजोरिटी से पास करती है ना, स्पेशल बहुमत से पास करती है। लेकिन अगर उस प्रोक्लेमेशन को हटाना है तब वो सिंपल मेजोरिटी का यूज करती है। लेकिन राष्ट्रपति का कानून अगर लगाना है तो लोकसभा राज्यसभा सिंपल मेजोरिटी से ही प्रोक्लेमेशन को पास भी कर देती है। ठीक है, सिंपल बहुमत से पास कर देती है। इसके लिए आपको स्पेशल बहुमत की जरूरत नहीं है, साधारण बहुमत से ही आपका लोकसभा जो है, लोकसभा राज्यसभा जो है वो इसको जो बिल है इसको पारित कर सकती है। ठीक है, बोला है कि बियॉन्ड 1 year प्रेसिडेंट रूल कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 months एट अ टाइम ओनली व्हेन फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ठीक है, अब राष्ट्रपति का कानून जो है वो आप मैक्सिमम 3 सालों तक लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, हर 6 महीने के अंदर अंदर आपको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट की सहमति लेनी पड़ेगी हर 6 महीने के अंदर अंदर। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि 1 साल तक, 6 महीने तक आपने राष्ट्रपति का कानून लगाया, फिर आपने संसद से, है ना, अप्रूवल ले लिया, फिर 6 महीने तक आपने फिर से राष्ट्रपति का कानून लगा दिया उस राज्य के अंदर। अब ऐसे 6-6 महीने करके पूरा 1 साल आपका कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको 1 साल से ज्यादा तक, मैक्सिमम तो आप सिर्फ 3 साल तक ही रख सकते हो राष्ट्रपति का कानून, लेकिन अगर आपको 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति का कानून लगा के रखना है उस राज्य में, तो सिर्फ 2 ही कंडीशन में लगा के रख सकते हो। उस 2 कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो ही लगेगा वो कानून। वो 2 कंडीशन कौन कौन सी है? 2 कंडीशन होती है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी शुड बी इन ऑपरेशन इन द होल ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर
आपके पूरे कंट्री में या फिर कंट्री के किसी भी एक हिस्से में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की सिचुएशन लगी हुई है, तब तो आप 1 साल से ज़्यादा उस राष्ट्र जो आपका प्रेसिडेंट का रूल है उसको बढ़ा सकते हो किसी राज्य के अंदर। या फिर इलेक्शन कमीशन जो है, आपकी चुनाव आयोग जो है, उन्होंने कह रखा है कि भाई इस राज्य में चुनाव जो है वो नहीं होंगे। उस कंडीशन में अगर सिर्फ ये 2 कंडीशन आपकी फुलफिल होती है, क्या है, पहली तो अगर आपकी राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है या तो पूरे भारत में या फिर भारत के किसी एक हिस्से में, है ना, उस टाइम पे आप 1 साल से ज्यादा बढ़ा के जो आपका प्रेसिडेंट रूल है राष्ट्रीय आपातकाल जो है उसको लगा सकते हो। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अगर चुनाव आयोग ने ये कह रखा है कि उस राज्य में चुनाव नहीं हो सकते हैं किसी कारणवश, तो भी आप 1 साल के बाद में क्या कर सकते हो, 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति का कानून जो है वो लगा सकते हो। ये 2 कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी राष्ट्रपति का कानून 1 साल से ज्यादा तक आप लगा सकते हो, वरना नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम पीरियड है 3 साल तक। 6 महीने के अंदर अंदर आपको वापस से बार बार अप्रूवल लेना पड़ता है। और ये 1 साल से ज्यादा तक कब लगेगा, जब 2 कंडीशन फुलफिल होगी, या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है या फिर चुनाव आयोग ने चुनाव होने से मना कर रखा है तब। ठीक है, ये तीनों ही बातें आपको याद रखनी है प्रेसिडेंट रूल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, प्रेसिडेंट रूल हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे 3rd वाला पार्ट जो कि है हमारा वित्तीय आपातकाल। ठीक है, हमने नेशनल इमरजेंसी देख ली, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सारी सेम है कि भाई प्रेसिडेंट रूल को हटा कौन सकता है, तो जब राष्ट्रपति उस रूल को लगा रहे हैं तो राष्ट्रपति ही उस रूल को हटा भी सकते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, असर क्या होता है, तो असर ये होता है कि पूरा जो अगर राष्ट्रपति का कानून लगा हुआ है किसी राज्य के अंदर, तो राज्य की सरकार को या तो केंद्र की सरकार उस सरकार को हटा देगी राज्य की सरकार को, या फिर राज्य की सरकार को कहेगी आप हमारे अधीन में रहकर काम करो, आप हमारे अंडर में रहकर काम करो। तो राज्य की सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो निर्देशन देगी कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, क्योंकि उस राज्य के अंदर पूरा कंट्रोल फिर सेंटर का हो जाता है। तो ये असर होता है प्रेसिडेंट रूल लगने से। और प्रेसिडेंट का रूल लगाया राष्ट्रपति ने है तो हटाते भी राष्ट्रपति ही है। ठीक है, ये सारी बातें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो अभी तक की 2 टाइप की इमरजेंसीज हम कवर कर चुके हैं। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका प्रेसिडेंट का रूल। ठीक है, आई होप दोनों आपको समझ में आ गई होंगी कि कौन सी इमरजेंसी जो है वो क्यों लगाई जाती है, दोनों का ग्राउंड्स क्या है, यानी कि कौन से कारण पे हम कौन सी तरीके की इमरजेंसी जो है आपातकाल जो है वो लगाते हैं, कौन आपातकाल को लगाता है, कितने टेन्योर के अंदर अंदर है ना उसको क्या बोलते हैं स्वीकृति जो है वो मिलनी चाहिए पार्लियामेंट से। ठीक है, कौन उसको हटा सकता है, और अगर इमरजेंसी लगती है, चाहे आपका नेशनल इमरजेंसी हो, चाहे आपका प्रेसिडेंट का रूल हो, कोई भी प्रकार के आपके पास में आपातकाल अगर लगती है आपके देश के अंदर, तो उससे फिर क्या क्या जो है ना इन्फ्लुएंस है या फिर क्या क्या अफेक्ट जो है उससे क्या क्या चीज़ों में बदलाव होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, है ना, लोकसभा विधानसभा की जो लाइफ है, टेन्योर जो है, उसके कार्यकाल पे क्या असर देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिटेल में सब कुछ कवर कर लिया है। आई होप आपको कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास में आती है एक फाइनल और तीसरी प्रकार की इमरजेंसी, जिसको हम बोलते हैं वित्तीय आपातकाल, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी क्यों लगती है, कैसे लगती है, कौन लगाता है, कौन हटाता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका भी ग्राउंड देखते हैं। भाई हमने सबके ग्राउंड्स देखे हैं, सबके वही सेम मेन पॉइंट देखे। ग्राउंड यानी कि कारण, कि भाई किन कारणों की वजह से ये जो आपातकाल जो है वो लगाया जाता है। नेशनल इमरजेंसी किन कारणों की वजह से लगती है, आपकी अगर एक्सटर्नल है ना डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आर्म्ड रिबेलियन है, वॉर की सिचुएशन है, तब लगती है। प्रेसिडेंट का रूल कब लगता है, आपके आर्टिकल 352 में, आर्टिकल 356 में बताया हुआ है कि भाई अगर जो आपका कोई भी राज्य है संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपकी केंद्र की सरकार जो है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस राज्य के अंदर प्रेसिडेंट का रूल जो है वो लगा सकती है, ये कह के कि ये जो राज्य है वो संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, अपनी मनमर्जी से काम कर रहा है। ठीक है, इन आधार पे प्रेसिडेंट का रूल जो है वो आपका लग सकता है। वित्तीय आपातकाल कब लग सकता है, तो ये आपका बताया हुआ है आर्टिकल 360 के अंदर। ठीक है, अनुच्छेद 360 के अंदर आपके बारे में है ना जो फाइनेंशियल इमरजेंसी उसके बारे में बताया हुआ है। क्या बताया हुआ है, आर्टिकल 360 एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। यानी कि घोषणा जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की घोषणा जो है वो किन आधारों पर की जा सकती है, तो अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार देता है। ठीक है, यदि वे संतुष्ट है कि किसी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की वित्तीय स्थिति जो वित्तीय स्थिरता है या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से को खतरा हो रहा है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वित्तीय आपातकाल जो है वो कब लगता है, जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि भाई भारत के किसी भी एक हिस्से में या फिर भारत में आपकी जो वित्तीय स्थिरता जो है उसको नुकसान पहुंच रहा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी
जो है वो आपकी थ्रेटन्ड हो रही है, तब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक एक भी बार आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भी नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है, ठीक है। प्रेसिडेंट का रूल जो है वो तो काफ़ी अलग अलग राज्यों में पता नहीं कितनी ही बार लग चुका है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, संसदीय अनुमोदन और उसकी अवधि क्या होती है, यानी कि पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो मिलना चाहिए इसको भी, और कितने टेन्योर के अंदर, कितनी अवधि के अंदर पार्लियामेंट्री अप्रूवल जो है वो मिलना चाहिए वित्तीय आपातकाल को, ठीक है। A proclamation declaring financial emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue। ये सेम चीज हमने पढ़ी थी। नेशनल इमरजेंसी में इसका टाइम पीरियड 2 महीने से 1 महीने तक था, ठीक है। जब शुरुआत में आपकी नेशनल इमरजेंसी जो प्रावधान जो बने थे ना, उस टाइम पे यहाँ पे ये टेन्योर जो है नेशनल इमरजेंसी के लिए भी आपका 2 महीने ही था, कि भाई अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है तो उन्होंने अगर कोई भी बिल को, कोई भी प्रपोजल को अगर उन्होंने पारित कर दिया है, कोई भी प्रस्ताव को अगर उन्होंने पारित कर दिया है, तो फिर उसका अप्रूवल जो है, स्वीकृति जो है देनी पड़ेगी संसद को। तो संसद क्या करेगी, 2 महीने के अंदर अंदर उसकी स्वीकृति जो है वो प्रदान करेगी, ठीक है। शुरुआत में तो ये था प्रावधान में, लेकिन फिर मैंने आपको बताया था 44th अमेंडमेंट हुआ, और 44th अमेंडमेंट के तहत हमने वो 2 महीने का जो कार्यकाल है उसको बदल के हमने 1 महीना कर दिया, कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर संसद को क्या करना पड़ेगा, अपनी स्वीकृति जो है उस प्रस्ताव के ऊपर देनी पड़ेगी, ठीक है। ये आपकी नेशनल इमरजेंसी की बात हुई। आपकी प्रेसिडेंट रूल की क्या बात थी, प्रेसिडेंट रूल में भी यही बात थी कि अगर राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के अंदर प्रेसिडेंट का रूल लगाना है तो वो लगा सकते हैं। वो कोई भी ना प्रस्ताव जो है वो पास करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे, प्रस्ताव पारित करने के बाद में वो जाएगा संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में। फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, उसको 2 महीने के अंदर अंदर, यहाँ पे 2 महीने था कि 2 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट को उस प्रस्ताव को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही सेम आपका यहाँ पे होगा फाइनेंशियल इमरजेंसी में। राष्ट्रपति को लगता है कि भाई फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लगाने की कंडीशन है, तो उस टाइम पे वो कोई भी है ना जो आपका प्रस्ताव है उसको पारित करेंगे, फिर वो जाएगा आपका है ना पार्लियामेंट, यानी कि आपकी संसद के पास में, और संसद क्या करेगी, विदिन 2 मंथ उस प्रस्ताव को क्या करेगी, पारित करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। तो ये आपका सेम चीज बताई हुई है फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय आपातकाल के अंदर। या इसको मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने वाली एक घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके जारी होने की तारीख से 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा पॉइंट क्या बताया हुआ है प्रोक्लेमेशन को लेकर, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और रेजोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक प्लेस during the period of 2 months without approving the proclamation, then it survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha after its reconstitution, provided Rajya Sabha approves it in the meantime। सेम चीज है, वही बात मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी में बताई, वही बात मैंने आपको प्रेसिडेंट का रूल में बताई, वही सेम बात आपकी प्रोक्लेमेशन में आ जाएगी वित्तीय इमरजेंसी के टाइम पे। क्या बताया हुआ है, एक तो राष्ट्रपति को अगर कोई इमरजेंसी लगानी है, चाहे वो आपकी है ना नेशनल इमरजेंसी है, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी है, चाहे वो आपका प्रेसिडेंट का रूल है, राष्ट्रपति का रूल है, ठीक है। किसी भी प्रकार की अगर इमरजेंसी लगानी है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, कोई भी प्रस्ताव को पारित करेंगे, प्रस्ताव जाएगा आपकी संसद के अंदर। अब संसद में जाएगा तो संसद उसको क्या करेगी, उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगी। अगर नेशनल इमरजेंसी है तो उसको 1 महीने में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी वित्तीय आपातकाल है, या फिर अगर आपका राष्ट्रपति का नियम है, राष्ट्रपति का कानून है, यानी कि प्रेसिडेंट का रूल है, तो उसको 2 महीने के अंदर अंदर उस प्रस्ताव को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मैंने एक और पॉइंट बताया था कि अगर लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं संसद में, अगर लोकसभा आपका सेशन में ही नहीं है तो फिर क्या होगा, उस टाइम पे राज्यसभा जो है वो उस प्रस्ताव को पारित कर देगी, वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेगी, और वो जो प्रस्ताव है वो खारिज नहीं होगा, वो लाइन पे बना रहेगा, ठीक है। जब लोकसभा वापस से बनेगी, नई लोकसभा जब बनेगी, तब वो लोकसभा जो है उसको पारित करेगी, तब फिर आपकी वो जो इमरजेंसी है, जिस इमरजेंसी के लिए वो प्रस्ताव पारित किया गया है, तब जाके वो इमरजेंसी आपकी लागू होगी, ठीक है। सेम बात यहाँ पे बताई हुई है कि अगर वित्तीय आपातकाल में भी यही होगा, अगर लोकसभा आपकी डिसॉल्व हो चुकी है, भंग हो चुकी है ना, और अगर आपको कोई इमरजेंसी लगानी है तो जब लोकसभा ही आपके सेशन में नहीं है तो फिर उसको पास कौन करेगा, उस मेन टाइम में राज्यसभा जो है उसको पास कर देगी, और वो जो प्रस्ताव है वो लाइन पे बना रहेगा। जब नई लोकसभा बन के आती है, लोकसभा जब है ना वापस से बनेगी, उसका वापस से गठन होगा, तब क्या होगा, तब लोकसभा उसको फिर पास कर देगी जो नई वाली होगी, ठीक है। ये सब यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है आपका कि यदि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा भंग कर दी गई हो या लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो 2 महीने की अवधि के दौरान उद्घोषणा को मंजूरी दिए बिना हो जाती है अगर उसका विघटन
तो यह पहली बैठक से 30 दिनों तक जीवित रहता है। लोकसभा के पुनर्गठन के बाद है ना राज्यसभा ने इस बीच इसे मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो है ना आपका जो प्रस्ताव है वो लाइन पे बना रहेगा, वो खारिज नहीं होगा। जब नई लोकसभा बनेगी तब वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी, अपनी मंजूरी दे देगी। उस मेन टाइम में राज्यसभा जो है इस बीच में अपनी मंजूरी जो है वो दे देगी, क्योंकि राज्यसभा तो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, वो परमानेंट हाउस है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है, once approved by both the house of the parliament it continues indefinitely till it is revoked। ठीक है, यानी कि if there is no maximum period prescribed for its operation or repeated पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट्स कॉन्टिन्यूएशन। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, मैंने आपको बताया था नेशनल इमरजेंसी जो है वो आप इनडेफिनेट यानी कि अनिश्चित काल तक लगा सकते हो। राष्ट्रपति का कानून जो है वो आप मैक्सिमम 3 सालों तक लगा सकते हो। ठीक है, और लेकिन अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करें, वित्तीय आपातकाल की बात करें, तो इसको भी आप इनडेफिनेट पीरियड तक लगा सकते हो, यानी कि अनिश्चित काल के लिए लगा सकते हो। कोई भी डेफिनेट पीरियड नहीं है कि आप 1 साल के लिए लगाओगे, 2 साल के लिए लगाओगे, इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, और साथ में ये भी बोला है कि रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में देखा था, जैसे हमने राष्ट्रपति के है ना कानून में देखा था कि आपको हर 6 महीने में बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा, आपको है ना स्वीकृति लेनी पड़ेगी संसद से कि भाई अब 6 महीने कंप्लीट हो गए, क्या 6 महीने के बाद में हम वापस से इसको कंटिन्यू करें क्या इमरजेंसी को, आपातकाल को। तो आपको बार बार 6 महीने के अंदर अंदर फिर से हर 6 महीने में आपको अप्रूवल लेना होता है, स्वीकृति लेनी होती है संसद से। लेकिन ये बात कहाँ पे लागू होगी, जब आपकी नेशनल इमरजेंसी और राष्ट्रपति का कानून होगा। अगर आपकी वित्तीय आपातकाल है तो उसमें आपको बार बार स्वीकृति लेने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, यही बात समझ में। आगे क्या बोला है आपको, आगे बोला है कि रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। यानी कि रेजोल्यूशन अप्रूवल द प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। इट कैन बी रिवोक्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। यानी कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा है ना साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है। जो आपकी संसद जो है उस प्रस्ताव को पारित करेगी ना, उस प्रस्ताव को क्या करेगी, पारित करेगी। तो वो पारित कैसे करेगी, साधारण बहुमत से, यानी कि सिंपल मेजॉरिटी से। स्पेशल मेजॉरिटी की यानी कि आपकी है ना जो स्पेशल बहुमत होती है उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे साधारण बहुमत जो है, सिंपल मेजॉरिटी जो है उससे पारित कर सकती है संसद। ठीक है, और इसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा निरस्त किया जा सकता है। अगर आपकी वित्तीय आपातकाल लगाया गया है कभी, तो राष्ट्रपति चाहे, उनको लगता है कि भाई अब कंडीशन ठीक है, अब ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई भी फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी नहीं है, उस टाइम पे राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उस इमरजेंसी को हटा सकते हैं कभी भी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी, आई होप आपको समझ में आ गई होगी फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर। अब इसके क्या असर होते हैं, वित्तीय आपातकाल के क्या प्रभाव होते हैं, इसके फाइनेंशियल इमरजेंसी के क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एक्सेंट्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट टू ऑब्जर्व सच कैनन ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी टू डायरेक्शन एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी एंड एडिक्वेट फॉर द पर्पस। यानी कि किसी भी राज्य को वित्तीय स्वामित्व के ऐसे कानून का निरीक्षण करने के लिए निर्देशित करना राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार उद्देश्य के लिए आवश्यक और पर्याप्त हो सकता है। यानी कि क्या बोला है, सिंपल सा यहाँ पे इसका प्रभाव आपको बताया गया है कि कोई भी वित्त से जुड़ा हुआ, फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका मैटर होगा, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगी, अपनी परमिशन नहीं देगी, तब तक कोई भी राज्य जो है ना ही कोई भी मनी बिल को पास कर सकते हैं, कोई भी फाइनेंशियल बिल को पास कर सकते हैं। ठीक है, किसी की अगर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है तो सिंपल सा समझो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगेगी, वित्तीय आपातकाल कब लगेगा, जब हमारे देश में फाइनेंस की कमी हो जाएगी, इनस्टेबिलिटी हो जाएगी, हम कर्ज में डूब जाएंगे, है ना। ऐसे सिचुएशन में हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो लग सकती है। ठीक है, अब जब हमारे फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है, यानी कि हमारे देश में पैसा ही नहीं है, है ना, पैसा ही नहीं है, तभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, है ना। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लग रही है यानी कि हमारे देश में पैसे की कमी हो चुकी है। तो इस टाइम पे जितने भी आपके काफ़ी सारे जो भी आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो बैठे हुए होते हैं, उनकी सैलरी को भी कम कर दिया जाता है, या फिर उनकी सैलरी को भी कट कर दिया जाता है कि भाई हमारी सरकार के पास में जब पैसा ही नहीं है तो तुमको पैसा देंगे कहाँ से। तो या तो उनकी सैलरी को कम कर देंगे, या फिर सैलरी को बिल्कुल काट ही देंगे कि इस महीने की सैलरी तुमको मिलेगी ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे आपकी फाइनेंशियल जो है ना इमरजेंसी लगती है, उस टाइम पे ये सारे प्रभाव जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कि जो भी आपका राज्य कुछ भी काम करेगा फाइनेंस से जुड़ा हुआ, चाहे वो मनी बिल को पास करना है, चाहे वो फाइनेंशियल बिल को पास करना है, ठीक है, बजट को पास करना है, ये सारी चीजें पहले केंद्र की सरकार उसको कहेगी कि आप ऐसा करो तभी कर सकता है। बिना केंद्र की सरकार के परमिशन के वो नहीं कर सकता है। कोई भी फाइनेंस का काम जो है वित्तीय आपातकाल की सिचुएशन में राज्य नहीं कर सकता है बिना सेंटर के रिकमेंडेशन की, बिना सेंटर की परमिशन की। ठीक है,
It may include a provision requiring the reduction of salaries and allowances of all or any class of person serving in the state। मैंने बता ही दिया आपको कि राज्य में सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के लोगों का वेतन या भत्ते जो है उसमें भी कमी कर दी जा सकती है जब वित्तीय आपातकाल लगता है तब। ठीक है, आगे क्या बोला है, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल और अदर फाइनेंशियल बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट आफ्टर दे आर पास्ड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। यानी कि राज्य की विधायिका द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के विचार के लिए सभी धन विधेयकों या अन्य वित्तीय बिलों का आरक्षण होता है। कोई भी आपका धन विधेयक है, कोई भी आपका है ना मनी बिल है, कोई भी आपका फाइनेंशियल बिल है ना, कोई भी आपका वित्तीय बिल है, एक बार आपके राज्य से पास हो गया तो राज्य से पास होने के बाद में वो लागू नहीं होगा। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर रिकमेंडेशन देगी, अपनी परमिशन देगी कि हाँ ठीक है इसको ऐसा कर लो, इसका ऐसा कर लो, तब जाके वो जो आपका धन विधेयक है या फिर वो जो आपका वित्तीय बिल है वो आगे जाके आपका पास होगा। ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट में इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यानी कि राष्ट्रपति वेतन और भत्ते की कटौती के लिए निर्देश जो है वो भी जारी कर सकते हैं संघ की सेवा करने वाले सभी या किसी भी वर्ग के व्यक्ति के लिए या फिर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए। ठीक है, जो आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जो आपके जजेस होते हैं उनकी सैलरी या फिर उनके भी जो भत्ते वगैरह उनको मिलते हैं उसमें कमी कर सकते हैं, है ना। उसकी कौन रिकमेंडेशन देगा, राष्ट्रपति ये कह सकते हैं कि भाई जो भी आपके सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं इनकी सैलरी वेतन भत्ते में कमी कर दो। ठीक है, या फिर राज्य में किसी भी स्तर पर कोई भी आपका गवर्नमेंट ऑफिशियल है तो उसकी सैलरी को कम कर सकते हैं, हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है इन सब में आपको बदलाव देखने को मिलेगा जब आपके पास में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपातकाल की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी तब। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। हमने पूरा इमरजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, पूरा इमरजेंसी का जो आपका है ना प्रावधान दे रखा है आपके संविधान में, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने देखी नेशनल इमरजेंसी क्या होती है, फिर हमने देखी आपका प्रेसिडेंट का रूल क्या होता है, फिर हमने देखी आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या होती है। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुकी है अभी तक, आपका प्रेसिडेंट का रूल जो है वो तो न जाने कितनी बार लग चुका है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक एक भी बार नहीं लगी है हमारे भारत के अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। इसके अलावा भी हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ लिया कि नेशनल इमरजेंसी कब लगती है, कैसे लगती है, कौन लगाता है। सेम चीज़ें हमने पढ़ी प्रेसिडेंट के रूल में भी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी कि ये कौन लगाता है, कैसे लगती है ना, कितने टाइम पीरियड के अंदर इसका अप्रूवल होना चाहिए, कौन इसको रिमूव कर सकता है, जब ये इमरजेंसी लगती है तो लगने के बाद में क्या क्या है ना प्रभाव हमको देखने को मिलते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर ली है। किसी को नहीं समझ में आया है तो कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या फिर मेरी जो टेलीग्राम आईडी है हर्षिता मैम की पाठशाला उसको ज्वाइन करके वहाँ पे आप अपने डाउट्स मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो। या फिर नहीं समझ में आता है तो आप फिर से एक बार इस वीडियो को दोबारा से देखोगे ना, वो टॉपिक जो भी नहीं समझ में आया उसको वापस से देख लेना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जो भी हमने पढ़ा है उससे ही रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं, ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोला है कि द सब्जेक्ट यूनियन एंड इट्स टेरिटरी इज गिवन इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के किस भाग में संघ और उसका क्षेत्र विषय जो है वो दिया गया है, पहले भाग में, दूसरे में, तीसरे में या फिर चौथे में। यूनियन और उसकी टेरिटरी जो है उसके बारे में कौन से भाग में बताया हुआ है, तो आपका प्रथम यानी कि जो आपका पहला भाग है ना संविधान का, उसमें ही आपकी यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल क्या बोला है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर स्पीकर ऑफ लोकसभा। अच्छा, सेम टू सेम क्वेश्चन इंग्लिश में ही 2 बार लगा दिया है, हिंदी लगाना भूल गई मैं यहाँ पे। ये सवाल क्या बोल रहा है हिंदी में पढ़ के बता देती हूँ कि भाई कौन सा भाग जो है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कौन से भाग में स्पीकर का प्रावधान जो है, लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनके बारे में बताया हुआ है। भाग 5 में, 6 में, भाग 3 में या फिर भाग 4th A के अंदर। तो भाग 5 जो है हमने पढ़ा है ना, भाग 5 किससे डील करता है, भाग 5 जो है वो आपकी केंद्र की सरकार से डील करता है। और केंद्र की सरकार में हमने लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी को पढ़ा है। और एग्जीक्यूटिव के अंदर आपकी संसद आती है, लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है, और लोकसभा में ही आपके स्पीकर आते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, भाग 5 में आता है। तो यही पूछा है कि जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसका प्रावधान संसद, आपके जो संविधान है उसके कौन से भाग में दे रखा है, 5वें भाग में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या पूछा है, अगला सवाल क्या बोला है, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर पंचायत, यूनियन टेरिटरी, स्केड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, या फिर नन ऑफ द अबव।
भारतीय संविधान के भाग 9 में किसके बारे में प्रावधान जो है वो दिया गया है? पंचायतों के बारे में, केंद्र प्रशासित जो प्रदेश है उनके बारे में, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के बारे में, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। मैंने आपको पढ़ा दिया है भाग 9 क्या होता है, भाग 9 ए क्या है, पंचायत क्या है, म्युनिसिपैलिटी क्या है, ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही पूछा है कि भाग 9 जो है हमारे संविधान का, इसमें किसके बारे में प्रावधान दिया गया है? तो पंचायतों के बारे में, यानी कि आपकी जो पंचायत है उसके बारे में बताया हुआ है भाग 9 में। और यहाँ पे भाग 9 ए दिया होता तो क्या होता? तो आपका आ जाता म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पंचायत। अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द प्रोविजन ऑफ एमरजेंसी? भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसमें, कौन से भाग में आपातकाल का प्रावधान जो है वो दे रखा है? 14 में, 13 में, 15 में या फिर 18 में, कि भाई कौन से भाग में आपका आपातकाल का जो प्रावधान है वो दे रखा है। तो अभी हमने पढ़ा पूरा आपातकाल वाला, ये सारा हमने पढ़ लिया कि 18वां जो आपका भाग है, 18th भाग जो है, इसमें आपके इमरजेंसी के बारे में बताया हुआ है, जिसमें आर्टिकल क्या है 352, 356 और आर्टिकल 360, 3 अलग अलग इमरजेंसी है। एक है आपकी नेशनल इमरजेंसी, एक है आपका राष्ट्रपति का कानून, एक है आपकी वित्तीय आपातकाल यानी कि आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, इसके आर्टिकल बता दिए, इसका भाग बता दिया, सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस भी कर ली है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक अबाउट म्युनिसिपैलिटी? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नगर पालिका के बारे में बात करता है? 11th, 2nd, 9 है ना, 10th या फिर आपका 9th ए। तो भाग 9th ए जो है आपका, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है कि भाग 9th ए जो है वो आपका बात करता है किसके बारे में? नगर पालिका के बारे में। पंचायत के बारे में भाग 9th बात करता है, नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपैलिटी के बारे में भाग 9th ए बात करता है। ठीक है, और भाग 9th बी भी है, 9th है, 9th ए है, 9th बी है। तो 9th तो बात करता है पंचायत के बारे में, 9th जो ए है वो बात करता है आपकी नगर पालिका यानी कि आपकी म्युनिसिपैलिटी के बारे में। एक होती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपने सुना होगा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये आपके कौन से भाग में दे रखी है? 9th बी में दे रखी है। ठीक है, 9th बी में दे रखी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है? सेंटर स्टेट रिलेशन इज मेंशन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? केंद्र राज्य संबंध भारतीय संविधान के कौन से भाग में बताए हुए हैं? पार्ट 9th में, 1st में, 11th में या फिर 10th में? तो पार्ट 11th जो है आपका, भाग 11वां जो है हमारे संविधान का, उसमें बताए हुए हैं राज्य और केंद्र के संबंधों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजन? निम्नलिखित में से, है ना, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन प्रावधान से जुड़ा हुआ है? तो मैंने अभी आपको बता दिया कि भाग 18th वाला जो है, पार्ट 18th जो है, उसमें आपातकालीन जो प्रावधान है वो दे रखे हैं संविधान के अंदर। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज ऑफ आर्टिकल आर एसोसिएटेड विद पार्ट 15th ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों की श्रेणी भारतीय संविधान के भाग 15वें से संबंधित है? यानी कि जो हमारा 15th वाला भाग है ना संविधान का, उसमें कौन से अनुच्छेद आपके दे रखे हैं, यानी कि कितने अनुच्छेद से कहां तक आपका भाग 15 के अंदर अनुच्छेद आते हैं? तो आर्टिकल 264 से 300 तक आते हैं क्या? आर्टिकल 324 से, है ना, 329 तक आते हैं क्या? आर्टिकल 330 से 342 तक आते हैं, या फिर आर्टिकल 343 से 351 तक आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक जितने भी आपके अनुच्छेद हैं वो सारे आपके भाग 15 में आते हैं। ये भाग को हमको करना है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि इस भाग का नाम क्या है? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। ठीक है, आपके जितने भी इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन है, किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, है ना, ये सारी इलेक्शन के बारे में जो भी जानकारियां है ना, वो आपके भाग 15 के अंदर बताया रखी है। ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इस भाग का नाम है, जिसमें आपके अनुच्छेद आते हैं आर्टिकल 324 से 329 तक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? पार्ट 16 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, पार्ट 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? ठीक है, एक पहला तो है आपका स्पेशल प्रोविजन फॉर SC/ST, इलेक्शन कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका आंसर है ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि राज्य भाषा से। ठीक है, पार्ट 17 है ये, 16 ये 17 है। तो पार्ट 17 जो है वो कौन से भाग से डील करता है? ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्या पूछा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इमरजेंसी प्रोविजन वर डिफाइंड? आपातकालीन प्रावधान जो है इनमें से कौन से भाग में बताया गया है? तो भाग 18th के अंदर, भाग 18th के अंदर आपके आपातकालीन प्रावधान जो है वो संविधान में बताए गए हैं। हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इमरजेंसी वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार
राज्य आपातकाल जो है वो लागू हुआ था? तो सबसे पहले पंजाब के अंदर आपका प्रेसिडेंट का रूल जो है, आपका जो है ना, सबसे पहली बार आपका स्टेट इमरजेंसी जो है, राज्य आपातकाल जो है वो लागू हुआ था कहाँ पे? पंजाब के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस नेशनल इमरजेंसी कैन नॉट बी इम्पोज? निम्नलिखित में से किस मामले में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जा सकता? एक्सटर्नल अग्रेशन, इंटरनल डिस्टर्बेंस, आर्म्ड रिबेलियन या फिर इन केस ऑफ वॉर? तो इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके हमने उसको आर्म्ड रिबेलियन का नाम दे दिया है ना। इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज करा था, इस टर्म का मिसयूज करा था इंदिरा गांधी ने, और उन्होंने क्या करा था? नेशनल इमरजेंसी को लगा दिया था। तो हमने बाद में 44th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए 1978 में, और इंटरनल है ना डिस्टर्बेंस जो है, आंतरिक है ना अशांति जो है, इस शब्द को हमने रिप्लेस कर दिया किससे? सशस्त्र विद्रोह से, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन से। तो यही पूछा है कि भाई किसको लेकर आपकी नेशनल इमरजेंसी जो है वो नहीं लगाई जा सकती है, कौन से मामले को लेकर? तो आंतरिक अशांति को लेकर नहीं लगाई जा सकती है नेशनल इमरजेंसी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी आपके बाहरी आक्रमण है, सशस्त्र विद्रोह है, युद्ध का मामला है, इन सभी कंडीशन में नेशनल इमरजेंसी यानी कि जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? भारत में प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल किस आधार पर लगाया गया था? ऑन व्हाट बेसिस फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी वॉज इम्पोज्ड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहली बार जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी वो किस आधार पे लगाई गई थी? युद्ध के आधार पे यानी कि वॉर के आधार पे, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पे, सशस्त्र विद्रोह के आधार पे यानी कि आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सबसे पहली बार जो आपकी इमरजेंसी लगी थी वो वॉर यानी कि युद्ध के आधार पर ही लगी थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल क्या पूछा है? नेशनल इमरजेंसी नीडेड टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट इन 2 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ या फिर 6 मंथ? संसद द्वारा डैश में राष्ट्रीय आपातकाल को मंजूरी दी जानी चाहिए? 2 महीने में, 3 महीने में, 1 महीने में या फिर 6 महीने में? तो मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी संसद को 1 महीने के अंदर अंदर दे देनी है ना, संसद को 1 महीने में देनी है। अब अगर इसकी जगह राष्ट्रीय आपातकाल की जगह यहाँ पे वित्तीय आपातकाल होता तो इसका आंसर होता 2 महीने, है ना, तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की जगह यहाँ पे आपका है ना राष्ट्रपति का कानून होता तो भी इसका आंसर क्या होता? 2 महीने, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकाल है ना आपका जो नेशनल इमरजेंसी है उसके टाइम पे संसद को 1 महीने के अंदर अंदर स्वीकृति जो है वो प्रदान करनी है आपातकाल के लिए। लेकिन उसके अलावा अगर आपका वित्तीय आपातकाल है या फिर आपका राष्ट्रपति का कानून है, उस कंडीशन में संसद को 2 महीने दे रखे हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर आपको स्वीकृति जो है वो प्रदान करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल है, इसलिए इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 महीने में संसद को राष्ट्रीय आपातकाल के लिए मंजूरी जो है वो दे देनी है 1 महीने के अंदर अंदर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा जो कथन है वो सत्य है? पहला बोला है कि आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, कि जो आपका अनुच्छेद 19 है ना वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड जो है वो नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरा कथन बोला है नेशनल इमरजेंसी इज इम्पोज्ड ड्यूरिंग आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 356 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी को लगा सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है। ए ऑप्शन सत्य है, बी ऑप्शन सत्य है, दोनों ही सत्य या फिर कोई भी सत्य नहीं है। तो नन इज ट्रू, दोनों ही आपके कथन गलत है। क्यों? यहाँ पे बोला है कि 19 आर्टिकल जो है वो हम नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो सकता है, ये बात गलत है। आर्टिकल 19 जो है वो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो सकता है, परंतु एक्सटर्नल और इंटरनल 2 तरीके के आपके वॉर होंगे ना, तो इंटरनल इमरजेंसी के टाइम पे नहीं होगा, एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे तो हो ही सकता है ना, तो इसलिए ये कथन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरे कथन में क्या बोला है? आर्टिकल 356 के तहत हम नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं, नहीं, आर्टिकल 356 के तहत तो हम राष्ट्रपति का कानून लगाते हैं, प्रेसिडेंट का रूल लगाते हैं। आर्टिकल 352 के तहत हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 के तहत हम लगाते हैं प्रेसिडेंट का रूल यानी कि राष्ट्रपति का कानून, और आर्टिकल 360 यानी कि 360 अनुच्छेद के तहत हम लगाते हैं क्या? वित्तीय आपातकाल यानी कि आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों प्रकार की इमरजेंसी के लिए अलग अलग आपके अनुच्छेद जो है वो दे रखे हैं। नेशनल इमरजेंसी के लिए है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति के कानून के लिए है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 355, और आपकी जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसके लिए है आर्टिकल 360। ठीक है, तो यहाँ पे बताया हुआ है आर्टिकल 356 हम लगाते हैं नेशनल इमरजेंसी के लिए, ये बात गलत है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत लगती है, ना कि 356 के तहत। तो ये कथन भी गलत हो गया, यानी कि दोनों ही कथन आपके गलत है, कोई भी सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल क्या पूछा है? हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1975 नेशनल इमरजेंसी? आपके है ना वारागिरी, वेंकटागिरी, डॉक्टर है ना जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या फिर फारूकुद्दीन अली अहमद।
1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फारुकुद्दीन अली अहमद जो है वो उस टाइम पे क्या थे? आपके राष्ट्रपति थे। ठीक है, अगला सवाल पूछा है कि द कॉमन आर्टिकल आर ग्रुप्ड इनटू पार्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ मेनी टोटल पार्ट आर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान में कुल कितने आपके है ना भाग हैं वो बताया गया है। वो आपसे सवाल पूछा है कि कुल कितने भाग है, 22 है, 25 है, 12 है या फिर 18 है? तो कुल आपको देखने को मिलेंगे 25 भाग है। आपके संविधान में कुल 25 भाग दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो है वो अच्छी लगी होगी। आपको जो भी पूरा कॉन्सेप्ट हमने समझा आज आपातकालीन प्रावधान से जुड़ा हुआ, इमरजेंसी पावर से जुड़ा हुआ, वो आपको समझ में आ गया होगा। पूरा आपका जो भाग 18 जो है वो मैंने आपका आज की क्लास में कंप्लीट कर दिया है। क्लास थोड़ी सी बड़ी है, 1-1.5 घंटे की तो हो ही चुकी होगी आई थिंक, लेकिन आई होप आपको क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग लगी होगी। आपको सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने कोशिश करी कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में, सरल से सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें जो है वो समझा दूं। ठीक है, फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट करके बिल्कुल पूछ सकते हो। मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करती हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल को सर्च कर सकते हो, हर्षिता मैम की पाठशाला, और वहाँ पर आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। क्लास अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो, कॉमेंट कर दिया करो कि मैडम क्लास अच्छी लगी है, या फिर आपके कोई सजेशन है वो भी कॉमेंट करके बता सकते हो। क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया करो। जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आप काफ़ी सारे ग्रुप्स में ऐड हो, आप सभी लोग, आपके वो व्हाट्सएप के ग्रुप हो गए, आपके है ना टेलीग्राम के ग्रुप हो गए, आपके कॉलेज के ग्रुप है, यूनिवर्सिटी के ग्रुप है, आप उसमें मेरी वीडियोस को शेयर कर सकते हो कि भाई आपको अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है तो मेरी वीडियो से आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आज की वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, थैंक यू।